Welcome back. So today I am starting second lecture on gears. So in the last lecture we have seen what is gear and what are the important terms are related to gears. Today we will do next topic, next part of the gears, that is what is law of gearing, फंडामेंटल लॉ ऑफ gearing. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो gears हैं आर यूज टू मेंटेन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो. ओके, तो gears are used to maintain constant angular velocity ratio. और उस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो को मेंटेन करने के लिए जो गियर के टूथ हैं, मैं बताया था आपको क्या है, गियर्स क्या है, गियर क्या है, गियर आर नथिंग आर टूथेड व्हील्स. टूथेड व्हील्स. अगर हम किसी भी फ्रिक्शन डिस्प्लेस सर्कुलर पार्ट को तो टीथ कट कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, गियर्स बोलते हैं. अब जब दो गियर मैश को आने, जब एक गियर दूसरे गियर से मैश करेगा, दो तरीके से कर सकते हैं, बताया था लास्ट लेक्चर में. एक्सटर्नल गियरिंग हो सकती है, एक्सटर्नल गियर कर सकता है अभी बाहर से, ये तीन एक ऐसा, दूसरा तीन यहाँ से एक्सटर्नल, बोलेंगे एक्सटर्नल गियरिंग. या इंटरनल गियरिंग हो सकती है, या हो सकती है इंटरनल गियरिंग. तो जो गियरिंग हो रही है, जब एक टूथ दूसरे टूथ से मैच कर रहा है तो टूथ का प्रोफाइल क्या होना चाहिए कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो मेंटेन रहे. उसको ही प्रोफाइल को, उस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो को मेंटेन करने के लिए व्हाट शुड बी द टूथ प्रोफाइल टू मेंटेन दैट, टू मेंटेन दिस कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो. द फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग टेल अस अबाउट दिस थिंग. फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग मुझे बताता है कि टूथ का प्रोफाइल क्या होना चाहिए कि जब टूथ गियर के टूथ मैश करें तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो मेंटेन रहे. ठीक है, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग हमें क्या बता रहा है, फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग हमें बता रहा है कि व्हाट शुड बी द टूथ प्रोफाइल, व्हाट शुड बी द टूथ प्रोफाइल. टूथ प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो मेंटेन रहे. तो फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग हमें उस चीज पे फोकस करेगा. ठीक है, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग को पढ़ने से पहले जो लास्ट लेक्चर में बताया था उसका इम्पोर्टेंट टर्म ये था कि टीथ कुछ इस तरह से होता है, टीथ कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम प्रोफाइल को कंसीडर कर सकते हैं. तो आज का जो मेन फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग पे. ठीक है, प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे. टुडे मेन फोकस इज ऑन व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग. ठीक है, तो टूथ कुछ इस टाइप का होता है गियर का. ठीक है, टूथ इस टाइप का होगा. और ये कल बताया था मैंने कि टूथ का पहला पार्ट जो रहेगा सर्किल, उसे बोलेंगे एडेंडम सर्किल. टूथ का नीचे वाला पार्ट जो रहेगा, ये वाला पार्ट इस सर्किल बनाएगा, इसे बोलेंगे डेंटम सर्किल. और जब बीच है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना सेंटर से, ये वाला सर्किल, इसको बोलेंगे हम पिच सर्किल. इसे बोलेंगे हम पिच सर्किल. तो जो तीज है, ये पूरा तीज तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट. और जहाँ से तीज बनना है, जहाँ से तीज बनना स्टार्ट हुआ, इसे बोलेंगे हम बेस सर्किल. ठीक है, बोलेंगे बेस सर्किल. ये क्या होता है हमारा क्लियरेंस. ये क्या होता है, क्लियरेंस. ये कल बता दिया था. ठीक है, तो तीज को चार पार्ट, तीज का जहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, तीज का यहाँ पे ये कर्व मिल रहा है, यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ. ठीक है, फिर सुना दे रहा हूँ तीज को. तो ये सर्किल जो है बेस सर्किल, ये सर्किल है रैंडम सर्किल, ये सर्किल है एडम सर्किल, और ये सर्किल कौन सा है, पिच सर्किल. ठीक है, तो चार सर्किल बन के आ रहे हैं, पिच सर्किल, एडम सर्किल और रैंडम सर्किल. ठीक, तो पिच सर्किल इसमें बोल देता हूँ पिच सर्किल पी, इसे बोलता हूँ एंडम सर्किल एसी, इसे बोलता हूँ रैंडम सर्किल डीसी. ठीक है, पिच सर्किल और रैंडम सर्किल के बीच में जो गैप है, पिच सर्किल और एंडम सर्किल के बीच में जो गैप है, इसे बोलता हूँ मैं एडेंडम. क्या बोलता हूँ, एडेंडम. और पिच सर्किल और रैंडम सर्किल के बीच जो गैप है, ये वाला गैप, इसे बोलता हूँ डेडेंडम. इसे बोलता हूँ डेडेंडम.
रेडियस आर पी है, रैंडम सर्किल की रेडियस आर ए है और रैंडम सर्किल की रेडियस आर डी है। तो अगर आर ए माइनस आर पी करेंगे तो रैंडम आ जाएगा और आर पी माइनस आर बी करेंगे तो क्या जाएगा, रैंडम आ जाएगा। रैंडम में पीछे दिखा रहा हूँ, रैंडम से दिखा रहा हूँ पी से। तो ये क्या है, एडेंडम, और ये क्या है, डिडेंडम। तो एडेंडम सर्किल का रेडियस आर ए, पिच सर्किल का रेडियस आर पी और रैंडम सर्किल का रेडियस आर डी लिख देता हूँ। आपको रैंडम से आने में तो आर डी लिख देता हूँ मैं, आर डी। ठीक है, तो रैंडम सर्किल और पिच सर्किल के बीच में जो गैप है उसे बोलते हैं एडेंडम। तो आर ए माइनस आर पी क्या हो गया, एडेंडम। और आर पी माइनस आर डी रैंडम सर्किल की डिस्टेंस, उसे बोलता हूँ मैं डेल्टा। ओके, तो ये एडेंडम जो होता है इस, क्योंकि जो हम गेयर्स बनाते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ये स्टैंडर्ड साइज होता है कि एडेंडम हम लेते हैं वो मॉड्यूल के बराबर होता है। किस बराबर होता है, मॉड्यूल के बराबर। और रेंडम होता है वो ग्रेटर देन होता है एडेंडम। तो ये हमें याद रखना है। बिफोर स्टार्ट द फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग हमें स्टैंडर्ड साइज याद रखना है कि एडेंडम जो होता है किसी भी टूथ प्रोफाइल का, किसी टूथ का, वो मॉड्यूल के बराबर होता है। और रेंडम जो होता है वो एडेंडम से बड़ा होता है। और मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल मैंने बताया था, मॉड्यूल क्या होता है, D/T, टोटल डायमीटर पूरे टीथ पे, जिस पर टीथ कटे हुए हैं टोटल डायमीटर पे कितने नंबर ऑफ टीथ है। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ है, उसे बोलते हैं DT। उसको कल मैं लिख रहा था, D को मैंने कल लिखा था ट्वाइस ऑफ RP, रेडियस सर्किल का, पिच सर्किल का ट्वाइस, तो डायमीटर हो गया। और टीथ को लिख रहा था नंबर ऑफ टीथ एंड टीथ। ठीक है, तो ये कल का कुछ लेक्चर है जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, फुल स्टार्ट है फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग। क्या रखना है कि एक टीथ है, टीथ के तीन टीथ में जो ये पार्ट है पिच सर्किल, तो दूसरा गियर जो आएगा, सेकंड गियर जो मैच करेगा वो कहाँ करेगा, पिच सर्किल पे मैच करेगा। अगर ये पहला टीथ है, ये दूसरा टीथ है, ये मैचिंग होगी, दूसरा गियर जो मैच करेगा कहाँ करेगा, पिच सर्किल पे मैच करेगा। और पिच सर्किल का प्रवाह सर्किल जो होता है उसको बोलते हैं एडेंडम। जो टीथ का बड़ा पार्ट है, टीथ का बीच वाला पार्ट जो है उससे सर्किल जो बनना है उसे बोल रहे हैं रेंडम सर्किल। और जहाँ से टीथ जनरेट हुआ, यहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ, यहाँ से टीथ क्या हुआ जनरेट हुआ है उसे बोलते हैं बेस सर्किल। ठीक है, और रैंडम सर्किल और पिच सर्किल के बीच डिस्टेंस है, गैप है, उसे बोलते हैं एडेंडम। और पिच सर्किल और रेंडम सर्किल के बीच जो गैप है उसे बोलते हैं रेंडम। और एडेंडम शुड बी इक्वल टू मॉड्यूल, और जो रेंडम है वो एडेंडम से बड़ा होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है, ये यूनिवर्सल में हम इस यूनिवर्स है जो गैप बनाते हैं तो बनाने समय हम ध्यान रखते हैं कि जो एडेंडम हम दे रहे हैं, ये गैप जो हम दे रहे हैं वो मॉड्यूल के बराबर होगा, और रेंडम जो होगा एडेंडम से बड़ा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने मेन टॉपिक पे, फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग। इतना करने के बाद तो ये कल हमने पढ़ ली थी, ये टर्म्स हैं इसमें पढ़ लिए थे, पर ये स्टैंडर्ड है, इसको आपको याद रखना है। दिस इज स्टैंडर्ड और यूनिवर्स में जो गियर बना रहे हैं कंपनी है उस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। ठीक है, चलो अब फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग देखते हैं क्या है जो हमें आज पढ़ना है। व्हाट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग। फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग को यूज करते हैं, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग में बताया कि यूज करते हैं फंडामेंटल लॉ के। हमें फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग हमें ये बताता है कि हमारे टूथ का प्रोफाइल क्या होना चाहिए कि जो मैच करे, जब एक टूथ दूसरे से मैच करे तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, तो अगर ये मैंने दो ये ले लिए, ये वन है फिक्स पॉइंट, एक पार्ट है ये एक गियर है, एक बॉडी जो गियर है उसको लिख दिया, दूसरा गियर है जिसको मैंने बोल दिया 3, और 1 वाला क्या है, फिक्स है। ठीक है, और ये कॉमन नॉर्मल है, ये क्या है, तो इसका अगर मैं आई सेंटीमीटर लगाऊं कि इस पे आई सेंटीमीटर कितना होगा, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कितना होगा 1 3, वही 1 और 2 के बीच में जो आई सेंटर होगा उसी का सेंटर 1 2 हो गया, और 3 और 1 के बीच में जो सेंटर है उसी का सेंटर 1 3 हो गया। तो अगर हमने लिंक लिया 1 2 3 तो बना 1 2 2 3 और 1 3, और
नेगेटिव थ्योरम क्या कहती है कि 1 2 2 3 एंड 1 3 शुड बी कोलिनियर, शुड बी क्या होना चाहिए कोलिनियर, स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। अगर नेगेटिव थ्योरम लगाएं कि 1 2 और एक और आएगा 2 3 और 1 3 क्या होना चाहिए कोलिनियर होना चाहिए। और ये जो हमारा गियर जो दो गियर हैं उसमें कॉमन नॉर्मल कौन है, जैसे इसका कॉमन नॉर्मल, एक क्या है कॉमन नॉर्मल, इसको हम लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, इसको हम लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, कॉमन नॉर्मल जिसको हम लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, LOA लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पे जो तीर जो आएंगे यहाँ पे मैच करेंगे इस पॉइंट पे, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो ये मैचिंग जो होगी इसी लाइन ऑफ एक्शन पे होनी चाहिए। जो मैचिंग है, जो दो गेयर के टूथ जो है जहाँ मैच करेंगे, एक गेयर का टूथ दूसरे गेयर से जहाँ मैच करेगा वो इसी लाइन पे कहीं होना चाहिए मैच, कॉमन नॉर्मल पे, जिसको हम लाइन ऑफ एक्शन भी बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस लाइन पे कहाँ पे होना चाहिए वो पता लगाना है कि इस लाइन पे कहाँ पे क्या होगा मैचिंग होगी। तो हमने क्या लगाया, हमने एंड और नेगेटिव थ्योरम लगा दी और हमें पता है कि 1 2 2 3 और 1 3 एक लाइन में होनी चाहिए। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट, यहाँ पे कॉमन नॉर्मल और ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। ये क्या है हमारा 2 3, ये कौन सा आई सेक्टर है 2 3। तो 1 2 2 3 1 3 एक लाइन पर आ गए, 1 2 2 3 1 3 एक लाइन पे आ गए। तो ये पॉइंट जो है इसको मैं बोल रहा हूँ P, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ पॉइंट P। तो ये पॉइंट P वो पॉइंट है जहाँ पे आपके दोनों तीर क्या करेंगे मैच करेंगे। मतलब कि जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, जो कॉमन नॉर्मल है, उस पर एक पॉइंट P, एक फिक्स पॉइंट P होना चाहिए। तो यहाँ पर कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सेंटर, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ सेंटर LOC। तो LOA क्या है, लाइन ऑफ एक्शन, और LOC क्या है, लाइन ऑफ सेंटर्स, लाइन ऑफ सेंटर्स। तो हमारा जो पॉइंट P है लाइन ऑफ एक्शन पे, जो पॉइंट मिला कहाँ मिला, जो हमने लाइन ऑफ सेंटर को मीट किया, कहाँ मीट कर रहा है पॉइंट P पे। तो ये पॉइंट P क्या होना चाहिए, फिक्स पॉइंट होना चाहिए। तो अगर ये पॉइंट P फिक्स रहेगा और कॉमन नॉर्मल पे इस पॉइंट P पे ही, इस कॉमन नॉर्मल पे इस पॉइंट P पे अगर मैचिंग हो रही है, इस पूरे कॉमन नॉर्मल कहीं तो होती है मैचिंग, और अगर वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन में आ रहे हैं, तो जहाँ अगर पॉइंट P पे ही मैचिंग हो रही है, इसका मतलब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो मेंटेन हो पाएगा। कैसे हो पाएगा देखते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे 2 3 को 2 3 पॉइंट पे वेलोसिटी निकालूं, तो जो 2 3 पॉइंट वेलोसिटी अगर विद रिस्पेक्ट टू लिंक 2 निकालूंगा वो सेम होनी चाहिए। अगर 2 3 पे वेलोसिटी निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू 3, मतलब पॉइंट P पे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू should be equal to velocity with respect to 3। अगर इस पॉइंट P को लेके मैं 2 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालूंगा वो बराबर होनी चाहिए। अगर इस पॉइंट P को लेके मैं अगर निकालूं किस पे 3 पे वेलोसिटी निकालूं। अब वेलोसिटी क्या होती है R इंटू ओमेगा। अगर 2 3 पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल रहा हूँ लिंक नंबर 2 को लेके, तो क्या होगा वेलोसिटी कितनी होगी ओमेगा 2 इंटू, अगर मैं इसको बोल दूँ ये मेरा O2 है और ये मेरा O3 है, तो O2 से लेके P तक की डिस्टेंस इक्वल टू R ओमेगा लगा रहे हैं ना, O2 से लेके P तक की डिस्टेंस। अगर पॉइंट P पे विद रिस्पेक्ट टू लिंक 2 मैं वेलोसिटी निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, V इक्वल टू R ओमेगा। R कितना है O2 से लेके P तक की डिस्टेंस, क्योंकि लिंक 2 को डिस्टेंस दे रहे हैं, इंटू ओमेगा। ओमेगा 2 कितना है इसका, मान लो ये इधर घूम रहा है, ये क्या हो गया ओमेगा 2, ये इधर घूमेगा तो ये उल्टा घूमेगा, ये हो गया ओमेगा 3। ठीक है, अगर वेलोसिटी निकालूंगा ये पॉइंट P पे निकाल रहा हूँ, अगर वेलोसिटी पॉइंट P पे निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू लिंक 3 तो कितना हो जाएगा ओमेगा 3 इंटू O3P, ओमेगा 3 इधर जा रहा है इंटू O3P, O3 वाला पॉइंट है, O3 से लेके P तक की डिस्टेंस, मतलब ओमेगा 2 इंटू O2P इज इक्वल टू ओमेगा
ओमेगा 3 इंटू O3 P। ठीक है, इसका मतलब क्या आया, इसको ऊपर लिखता हूँ, तो हमारे पास आया ओमेगा 2 इंटू O2P इक्वल टू ओमेगा 3 इंटू O3 P। तो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 3 क्या हो गया, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 3 क्या हो गया, O3P अपॉन O2P। ठीक है, और ये हमारी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो, सॉरी ये हमारी क्या है, ये हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग है। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग। ठीक है, क्या करा हमने, हमने क्या किया, पी पॉइंट कौन पॉइंट था, पूरे लाइन ऑफ एक्शन पे जो पी पॉइंट था, लाइन ऑफ एक्शन को, लाइन ऑफ सेंटर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, लाइन सेंटर कैसे निकाला हमने देखा कि 1 2 1 3 और 2 3 एक ही लाइन में होनी चाहिए, तो लाइन ऑफ सेंटर आ गए, 2 3 भी इस लाइन पे नहीं होगा, यहाँ पे 2 3 मैच कर रहा है लाइन ऑफ एक्शन पे, तो वही क्या आ गया, पॉइंट पी आ गया, और इस पॉइंट पे मैचिंग होनी चाहिए टू मेंटेन द कांस्टेंट एंगल वेलोसिटी थ्योरम। तो इस पी पॉइंट पर जब हमने वेलोसिटी निकाली, रिस्पेक्ट टू लिंक 2 निकाली, तो कितनी आई, ओमेगा 2 इंटू O2P आई। इस पॉइंट पे जब वेलोसिटी निकाली रिस्पेक्ट टू लिंक 3, तो ओमेगा Vp कितना आया, ओमेगा 3 इंटू O3 से लेके P तक के डिस्टेंस इक्वल टू R ओमेगा, तो ये इक्वेट किया। ठीक है, हमारा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 3 कितना आ गया, O3P अपॉन O2P। मतलब ये P पॉइंट फिक्स होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा। अगर ये फिक्स हो रहा है तो ये क्या है, हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। होंगे अगर O3P O2P डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, O2P डिस्टेंस O2 डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो ओमेगा 2 ओमेगा 3 भी चेंज नहीं होगा, तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। और ये फंडामेंटल लॉ हम यूज इसलिए कर रहे थे कि जो गियर्स हम बनाते हैं, हमारा मेन एम क्या होता है, टू मेंटेन द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो, टू मेंटेन द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी फॉर मैचिंग ऑफ द गियर। जो गियर जो टू प्रोफाइल मैच करे तो एंगल वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। उसको मेंटेन करने के लिए हमने यूज किया फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग किया। वो ये कहता है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है और लाइन ऑफ सेंटर है वो फिक्स पॉइंट पी के पास होनी चाहिए, तो वो उसका पॉइंट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर मैं इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखूँ तो उसका लैंग्वेज में लिखता हूँ मैं। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग क्या कहता है, ये कहता है कि कॉमन नॉर्मल इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉमन नॉर्मल को लाइन ऑफ एक्शन ही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, लाइन ऑफ एक्शन एंड कॉमन नॉर्मल मस्ट इंटरसेक्ट, कॉमन नॉर्मल इसको लाइन ऑफ एक्शन ही बोल रहा हूँ, कॉमन नॉर्मल इसको मैं लाइन ऑफ एक्शन भी बोल रहा हूँ। शुड मस्ट बी इंटरसेक्ट, मस्ट बी इंटरसेक्ट, कॉमन नॉर्मल लाइन ऑफ एक्शन मस्ट बी इंटरसेक्ट टू द कॉमन नॉर्मल, इसको लाइन ऑफ एक्शन ही बोल रहा हूँ, मस्ट बी इंटरसेक्ट टू द, ये क्या है, लाइन ऑफ सेंटर है, लाइन ऑफ सेंटर एट फिक्स पॉइंट P। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ गियरिंग। ये हमारी क्या है, ये हमारी स्टेटमेंट है फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ गियरिंग की, क्या कि जो लाइन ऑफ एक्शन है जिसको मैं कॉमन नॉर्मल बोल रहा हूँ, शुड बी इंटरसेक्ट, मस्ट बी इंटरसेक्ट एट फिक्स पॉइंट P, और ये पॉइंट P फिक्स होना चाहिए। ये पॉइंट P अगर चेंज हो गया तो आपका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर ये पॉइंट P यहाँ से कहीं और आ गया, पॉइंट P इस लाइन पे हो सकता है, इस लाइन पे तो कहीं हो सकता है, उसके यहाँ पे आ जाए, इस लाइन पर तो कहीं हो सकता है, क्योंकि 2 3 चेंज हो सकता है, क्योंकि 2 3 जो है कॉमन जो आई सेंटर है, और लिंक नंबर 1 2 3
तीन लिंक हैं, तीन लिंक का 1 2 2 3 1 3 एक ही लाइन पे होंगे एंड नेटवर्क की तरफ 2 3 क्या आई सेंटर है, पी पॉइंट इस लाइन पे, लाइन ऑफ सेंटर कहीं भी हो सकता है यहाँ पे नॉर्मल सेंटर कर रहा है, मगर ये पॉइंट पी फिक्स पॉइंट होगा। ये पॉइंट पी की पोजीशन अगर चेंज हुई तो आपका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा और फंडामेंटल लॉ ऑफ गेयरिंग फॉलो नहीं होगा। तो अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है तो योर टूथ प्रोफाइल शुड फॉलो द लॉ ऑफ गेयरिंग। ठीक है, अगर आपको आपका गेयर के टीथ जब मैच कर रहे हैं उसको फॉलो करना है कि वो मेंटेन रखे एंगुलर वेलोसिटी को, कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन रखे, तो वो टूथ प्रोफाइल शुड फॉलो द फंडामेंटल लॉ ऑफ गेयरिंग। तो क्या टूथ प्रोफाइल होना चाहिए वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि ऐसे कैसे कौन सा टूथ प्रोफाइल, कैसे टूथ प्रोफाइल बनाएं, हम टूथ को कैसे बनाएं, ये टूथ का प्रोफाइल कैसे बनाएं कि आपका जो टूथ का मैच करे तो वो फंडामेंटल लॉ ऑफ गेयरिंग को फॉलो करे। ठीक है, तो आई होप आपको फंडामेंटल लॉ ऑफ गेयरिंग क्लियर हो गया होगा। इसको मैंने आई सेंटर मेथड की हेल्प से बताया है आपको, तो आई सेंटर मेथड आप पढ़ चुके हो, इससे इजी समझ में आएगा। ठीक है, और बस क्या है कि जो ओमेगा 2 और ओमेगा 3 है, मैंने क्या किया, जहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन था और यहाँ पे जो आपके तीनों आई सेंटर मैच कर रहे थे, जो तीसरा आई सेंटर यहाँ मैच कर रहा था, तो एक लाइन में आ गए, जहाँ पे वो लाइन ऑफ एक्शन से इंटरसेक्ट किए, उस पॉइंट को मैंने पी पॉइंट बोल दिया। उस पॉइंट पे मैंने रिस्पेक्ट टू लिंक 2 के साथ वेलोसिटी निकाल दी, रिस्पेक्ट टू लिंक 3 के साथ वेलोसिटी निकाल दी, और मैंने बताया कि क्योंकि ये पॉइंट पी जो है दोनों इस पॉइंट पी पे वेलोसिटी दोनों पे सेम होगी, क्योंकि इसके कॉमन आई सेंटर है, ये लिंक नंबर 2 के लिए, लिंक नंबर 3 के लिए कॉमन आई सेंटर है। तो लिंक जो अगर कॉमन आई सेंटर होते हैं वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। वेलोसिटी सेम कर दी, ओमेगा 2 पर ओमेगा 3 कितना आ गया, O3/O2P। अगर ये P पॉइंट फिक्स है तो ये O3P की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। अगर P पॉइंट फिक्स है तो O3P की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी, O2P की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। अगर ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है मतलब ओमेगा 2 पर ओमेगा 3 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका गियर प्रोफाइल ऐसी बनाई गई है जो आपको मेंटेन कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारा गियर्स का मेन एम होता है कि वेलोसिटी रेशियो, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो क्या रहे, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोफाइल देखेंगे कि कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ गेयरिंग को फॉलो करे और कांस्टेंट एंगुलर